नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी एकदम अच्छी से चल रही होगी। तो जैसा कि डेली प्रैक्टिस की सीरीज में आज का हमारा वीडियो हो जाएगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। ठीक है, अगर लेक्चर की बात करें तो ये लेक्चर नंबर 21 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आज के 10 सवाल क्या हो जाएंगे। तो पहला हमारा प्रश्न क्या दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है भाई, कर लेते हैं विचार। इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि ऊर्जा का पुनर्चक्रण पोषक तत्वों की तरह ही होता है। तो अगर इसकी बात करें कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके और प्रकाश संश्लेषण करके जो है पौधे क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब इन पौधों से घास कौन खाता है? मान लो बकरी, गाय, इसने खाया। ठीक है, अब अगर गाय ने खाया, अब गाय को कौन खाएगा? इनको भेड़ ने खा लिया, शेर ने खा लिया। ठीक है, तो क्या हो गया कि ऊर्जा का ऐसे चलन हो रहा है, एक दिशा में चल रही है। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि बकरी भेड़ को जाके खा ले या गाय शेर को खा ले तो ऊर्जा का इधर को चेंज हो जाए या द्विदिशीय हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। और ना ही घास उल्टा बकरी को खा पाएगी और ना ही घास को उल्टा सूर्य की प्रकाश एनर्जी खींच पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, हाँ, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ न कुछ भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट होता है। अब मान लो यहाँ पे इसके पास, पौधे के पास 100 पॉइंट हैं, तो अगर ये 100 पॉइंट बकरी खाएगी घास, तो घास से बकरी को केवल 10 पॉइंट मिलेंगे, बाकी 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। तो ये भी सही हो जाएगा कुछ न कुछ रूप में। और ये कैसे ख़त्म हो जाता है? जैसे एनर्जी का यूज हुआ उसमें गया, मेटाबॉलिज्म में चला गया, ऐसे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पर बात करें ऊर्जा का पुनर्चक्रण पोषक तत्वों की तरह होता है, तो नहीं, ये नहीं, गलत हो जाएगा। और ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि पोषक तत्व जो होते हैं इनका पुनर्चक्रण संभव है। पोषक तत्वों का रिसाइकिल हो जाते हैं, पर ऊर्जा रिसाइकिल नहीं होती या इसका पुनर्चक्रण नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 10% का नियम, 10% लॉ किससे संबंधित है? जैव विविधता में 10% वार्षिक कमी से, या एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक ऊर्जा के लगभग 10% के स्थानांतरण से, या वनों की 10% कटाई से, या वायुमंडल में 10% ऑक्सीजन की कमी से। सबसे पहले हम देखेंगे 10% का नियम। ठीक है, 10% का नियम अगर बात करें तो ये 10% का नियम किसने दिया था? तो रेमंड लिंडमैन ने दिया था। किसने? रेमंड लिंडमैन। ठीक है, इन्होंने जो है ये अवधारणा दी थी। और अगर बात करें, इन्होंने क्या बोला था कि अगले ट्रॉफिक लेवल को लगभग 10% की ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब अगर किसी बकरी को अगला ट्रॉफिक लेवल, मतलब शेर खाएगा, तो इससे बकरी की केवल 10% ऊर्जा यहाँ तक पहुँचेगी, बाकी 90% ऊर्जा इंड हो जाएगी। फिर इस शेर को जो खाएगा या जो भी, तो उसको भी 90% ख़त्म होके सिर्फ 10% ही मिलेगी। ठीक है, जैसे अब बकरी ने घास को खाया तो घास के पास 100% थी ऊर्जा, तो ये बकरी को सिर्फ और सिर्फ 10% मिलेगी, बाकी 90% ख़त्म हो जाएगी। तो ये लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। ठीक है, और अगर बात करें शेष ऊर्जा मुख्यतः मेटाबॉलिज्म हो गया, जिसे क्रियाएँ हो गई। ठीक है, और हीट लॉस में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखना कि फूड चेन में सामान्यतः ट्रॉफिक लेवल सीमित होते हैं, क्योंकि इसमें एक श्रृंखला बनी होती है। अगर बात करें, यही असीमित हो जाएगा फूड जाल में। ठीक है, फूड जाल मतलब फूड वेब में। ठीक है, वेब में इसमें असीमित हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई किसी भी जानवर को खा सकता है, तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल थोड़ा ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक ऊर्जा के लगभग 10% का स्थानांतरण होता है, जो कि हमारा 10% नियम बोलता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन का सर्वोत्तम उदाहरण है? ठीक है, इकोटोन, अगर हम बात करें इकोटोन, तो इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सामान्यतः दो क्षेत्रों के बीच में पाया जाता है। मान लेते हैं
कि इधर क्या होगा, इधर हमारे घास का मैदान है, ठीक है, घास का मैदान। और इधर क्या है हमारा, इधर क्या है हमारा, इधर मान लेते हैं रेगिस्तान है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये क्षेत्र है, इसमें ऐसी प्रजातियां पाई जाएंगी कि ये धीरे धीरे घास क्षेत्र बढ़ते बढ़ते इधर पहुंचेगा और ये रेगिस्तान थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होगा कि इसकी प्रजातियां इसमें देखने को मिल जाएंगी और इसकी इसमें मिल जाएंगी। और हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हों जो इनसे बिल्कुल अलग हों और इनसे बिल्कुल अलग हों, और यहाँ की जैव विविधता इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर यही जैव विविधता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसको हम बोलते हैं एज इफ़ेक्ट, ठीक है। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, ये भी ध्यान रखना है। इसको हम बोल देंगे एज इफेक्ट, जब यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो ये संक्रमण क्षेत्र बना, इसको हम बोलते हैं इकोटोन, ठीक है, संक्रमण क्षेत्र। तो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इकोटोन। तो आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया गया है कि प्रदूषक की मात्रा प्रत्येक पोषण स्तर पर घटती है। ऑप्शन बी, केवल उत्पादकों में विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं। ऑप्शन सी, कुछ स्थायी प्रदूषकों की सांद्रता उच्च ट्रॉफिक लेवल्स पर बढ़ती जाती है, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, कि यह केवल वायु प्रदूषण में होता है। तो ये तो केवल वाला ऐसे ही गलत हो जाएगा, केवल एक चीज़ में कैसे हो सकता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन, हम बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। इसमें जो होता है कि फूड चेन में जो मान लेते हैं कि सबसे पहले है, फूड चेन में मान लो घास है कोई, ठीक है, घास क्षेत्र है। अब इस पर आपने कोई दवाई का छिड़काव किया, कुछ भी दवाई छिड़काव किया, अब इसको किसने खा लिया, बकरी ने खा लिया। तो बकरी क्या होगी, अब इसमें जो निगेटिव इम्पैक्ट वाली चीज़ें थी, जो घास में दवाई डाली गई थी या जो वो डाला गया था हर्बिसाइड, उसका इम्पैक्ट इस पर भी आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें भी कुछ उसका मात्रा सेव हो जाएगी निगेटिव इम्पैक्ट की, जो नुकसान करने वाला होगा। अब इस बकरी को है मान लो भेड़ ने खा लिया, तो इसका कुछ इम्पैक्ट इस पर भी आ जाएगा, संचित रहेगा वो जो हर्बिसाइड है। अब इसको मान लो शेर ने खाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में जो है शेर पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसमें जो है फिक्स हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान इसको होगा। और अगर बात करें कि खाद्य जाल में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, मनुष्य को होता है, ठीक है। और बात करें ये होता क्या है, हर्बिसाइड, या मान लो क्या हो जाएगा, तो जैसे इसके उदाहरण हो जाएंगे DDT हो जाएगा अपना, ठीक है, और फिर मेथिल मरकरी हो जाएगा, ठीक है, मेथिल मरकरी। ये क्या होते हैं, ये जैव आवर्धित पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग बहुत नुकसान करता है, ठीक है। अगर बात करें उपभोक्ताओं में शीर्ष उपभोक्ताओं में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो शीर्ष उपभोक्ता मनुष्य ही हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इनको ही पड़ता है, ठीक है। बात करें बायो एक्यूमुलेशन जो होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म में समय के साथ संचय से बढ़ता जाता है, ठीक है। इसमें होगा, फिर इससे बढ़ता जाता है, इसमें पहुंचेगा, फिर इससे बढ़ के इसमें जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, समय के साथ बढ़ता जाता है और संचित होता जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा कि कुछ स्थायी प्रदूषकों की सांद्रता उच्च ट्रॉफिक लेवल्स पर बढ़ती जाती है, जैसे ह्यूमन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड महत्वपूर्ण हैं। पहला, उच्च स्थानिकता। ऑप्शन बी, प्राकृतिक वनस्पतिक का गंभीर नुकसान होना चाहिए, केवल बड़ी भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। अगर बात करें हम जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है। तो सबसे पहले ये जो जैव विविधता हॉटस्पॉट अवधारणा है, टर्मिनोलॉजी है, इसको नॉर्मन मायर्स ने दिया था। किसने दिया था, नॉर्मन मायर्स, ठीक है, इन महोदय ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि इसके लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, उच्च एंडेमिक, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज होनी चाहिए, मतलब स्थानिक प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए,
मूल हैबिटाट जो होता है इन एंडेमिक स्पेसीज़ का, उसका बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया होगा चाहिए। ठीक है, मतलब इनका जो रहने का निवास है, आवास या प्रजातियाँ, वो लगभग 80 से 90% तक ख़त्म हो गई हों, इंड हो गई हों, या इन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खतरा बना हुआ हो। ठीक है, इनके लिए बड़ा क्षेत्रफल आवश्यक नहीं है, उस क्षेत्रफल पर खतरा बना होना चाहिए, मतलब ये हाई सेंसिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 जो स्पेसिफिकेशंस फॉलो करेंगी उस क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट बोल देंगे। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में ऐसे कितने, तो भारत में से 4 क्षेत्रों को हॉट जैव विविधता हॉट स्पॉट माना गया है। किसको किसको? एक तो अपना हिमालय एरिया हो जाएगा, हिमालयन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा अपना वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा अपना इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। और चौथा हो जाएगा अपना सुंडालैंड। ठीक है, सुंडालैंड। ये भारतीय क्षेत्र से संबंधित 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हो जाएंगे। हिमालय की बात करें तो यहाँ तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश से होते हुए इधर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट में उधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, ये सारे क्षेत्रों में हो जाएगा। इंडो बर्मा मतलब म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह साइड हो जाएगा, और सुंडालैंड भी उधर सुंडालैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन रीजन्स में फैले हुए हैं 4 क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी सही है, डी गलत है, सी गलत है, तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है? इन सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं स्वास्थानीय संरक्षण। ठीक है, इन सीटू में हम किसी भी प्रजाति का संरक्षण जो करते हैं वो प्राकृतिक हैबिटाट में ही करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक हैबिटाट, वहीं पे उनका संरक्षण कर देते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एक तो आपका नेशनल पार्क आ जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर बात करें एक्सेसिव संरक्षण की, तो इसमें क्या होता है कि जिस जाति या प्रजाति का संरक्षण करना होता है उसको वहाँ से शिफ्ट करके किसी सेफ जगह पे ले जाते हैं, फिर वहाँ पर संरक्षण करते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें आपका जू आ जाएगा, बोटानिकल गार्डन आ जाएगा। ठीक है, बोटानिकल गार्डन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा सीड बैंक, जीन बैंक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जीन बैंक, सीड बैंक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे चिड़ियाघर हो गया, जीन बैंक, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे इसके, और ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न की बात करें तो रामसर कन्वेंशन मुख्यतः किससे संबंधित है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन। ठीक है, क्या बात करेंगे? रामसर कन्वेंशन। अगर बात करें तो रामसर कन्वेंशन जो है ये 1971 में कहाँ पे? ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर। ठीक है, ईरान के रामसर में। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? कैस्पियन सागर के तट पर है, कैस्पियन सी के तट पर। ठीक है, वहाँ पे एक सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, सम्मेलन, वहाँ पे जो सम्मेलन बुलाया गया था वो किस चीज़ से संबंधित था? वेटलैंड्स का संरक्षण और वाइस मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग। और ये पहला ऐसा संरक्षण से संबंधित ऐसा सम्मेलन था जो वेटलैंड के संरक्षण को वरीयता देता था, मान्यता देता था। ठीक है, और रामसर साइट्स की बात करें, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियाँ होती हैं, तो इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हो जाएगा। तो ये आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित था, न कि बाकी किसी और चीज़ से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो क्या कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है भाई, कर लेते हैं विचार। ऑप्शन क्या पहला क्या है कि यह ओजोन क्षयकारी पदार्थों से संबंधित है। ऑप्शन बी, इसका संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है, या 1987 में अपनाया गया था, 1987। तो बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, इसकी बात करें
तो ये जो है 1987 में इसकी बैठक हुई थी या प्रोटोकॉल हुआ था। अगर बात करें तो ये ODS के लिए अपनाया गया था। काहे के लिए? ODS मतलब ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। और इनके लिए क्या किया गया था? इनको फेस आउट करना था। फेज आउट का मतलब ये होता है कि इनको चरण में, ये नहीं कि एक बार में ये सब खत्म करना है। इसके लिए 2-3 बार चरण बनाए गए थे कि पहले चरण में इसको इतने % ख़त्म करना है, दूसरे चरण में ये करना है, और तीसरे चरण में जो है इसको ख़त्म कर देना है। तो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ थे, उनको धीरे धीरे फेज आउट करने के लिए 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। और ये ओजोन डिप्लेशन के लिए पहला और सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। और इसमें क्या बोला गया था कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स और हाइलोन्स, ठीक है, हाइलोन्स जो गैसें हैं इनको धीरे धीरे करके फेज आउट करना है, ठीक है। और ये इसके साथ में जो इससे पहले वियना कन्वेंशन भी इसी के लिए किया जाता है, वियना कन्वेंशन। तो ये भी ध्यान रखना, ये 1985 में होती है, पर ये उतनी सफल नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं थी, बट इसकी बात करें तो ये मैंडेटरी था, ठीक है। ये बाध्यकारी था, ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ओजोन प्रोटेक्शन से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता माना जाता है। तो इसका ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, अगर क्या कह रहा है कि ब्लू कार्बन मुख्यतः किससे संबंधित है? पर्वतीय वन से, समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा कार्बन के अवशोषण से, कोयला खनन से, या वायुमंडलीय नाइट्रोजन से। हम बात करते हैं ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या होता है? ये ऐसा कार्बन होता है जो कहाँ पे पाया जाता है? ये समुद्र तटीय किनारों पर, जैसे कौन कौन से एरिया हो गए, कोस्टल रीजन हो गए, या फिर मरीन रीजन हो गए, है ना। ये सब इकोसिस्टम्स जो होते हैं ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? आपका मैंग्रोव वन हो जाएंगे, दूसरा क्या हो जाएगा? सी ग्रास, मतलब समुद्री घास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हो सकता है। और तीसरा क्या हो जाएगा? साल्ट मार्सेस, ठीक है, साल्ट मार्स, MAR, साल्ट मार्सेस। इन क्षेत्रों में जो है ब्लू कार्बन की सिक्वेंट्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ये अपने अंदर ग्रहण करके रखते हैं। क्योंकि अगर ये बाहर वो कर देंगे, जैसे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की फैलने की समस्या होती है, इसलिए ये जो है अपने अंदर ब्लू कार्बन को या कार्बन डाइऑक्साइड के दूसरे अवयव को अपने अंदर बैठा के रखते हैं, ठीक है। अगर बात करें कोस्टल इकोसिस्टम में जलवायु परिवर्तन मिटिगेशन में सहायक होता है। क्यों सहायक होता है? क्योंकि ये ब्लू कार्बन को अपने अंदर समाये रखता है, इसलिए ये वायुमंडल में नहीं जाने देता है। इससे क्या है, वायुमंडल में अन्य गैसों का संगठन खराब नहीं हो पाता, बना रहता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम या बैलेंस जो है बना रहता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? जल में पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा, जल में ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा, जल का पूर्ण वाष्पीकरण, या समुद्री लवणता में कमी होना, क्या हो जाएगा? तो अगर बात करें यूट्रोफिकेशन, इसको हम लोग सुपोषण बोलते हैं। सुपोषण, सु मतलब बहुत ज़्यादा या ज़्यादा अच्छा, पोषण मतलब पोषित हो जाना, ज़्यादा अच्छा पोषित हो जाना। इसके लिए हम एक बात करते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक ये झील परितंत्र है, ठीक है। ये हमारी क्या झील है मान लो, ठीक है, लेक। तो क्या होता है कि इसमें जो जल होता है, ये मान लो नॉर्मल झील होती है, तो इसमें सभी जीव जंतु पनपते हैं। पर क्या होता है, अचानक से इसमें किसी नदी से या किसी खेत से चारों तरफ से कहीं से भी ऐसा पानी आ जाता है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मान लो किसी कृषि क्षेत्र से आया तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन की अधिकता हो सकती है, फास्फोरस की अधिकता हो सकती है, ठीक है। इनकी अधिकता है, ये फर्टिलाइजर्स क्योंकि खेतों में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो जब पानी इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा कि इसकी पोषकता बढ़ जाएगी, इस झील की पोषक तत्व बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो इसमें जो ऊपर शैवाल थे वो शैवाल बढ़ने लगेंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा कि शैवाल इतने बढ़ जाएंगे कि यहाँ पे एक पूरी की पूरी लेयर बन जाएगी, और इतना घना शैवाल हो जाएगा कि अब क्या हो जाएगा कि इसके नीचे
ना ही ऑक्सीजन जा पाएगी, ना ही सूर्य का प्रकाश जा पाएगा। तो क्या होगा कि इसके नीचे जो जीव जंतु थे, मान लेते हैं यहाँ पे भी मछलियाँ भी तो होंगी, यहाँ पे जो जीव जंतु होंगे उनको सांस मिलने के लिए चीज़ें नहीं मिलेंगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो क्या होगा कि यहाँ की मछलियाँ मरने लगेंगी, और जब मछलियाँ मरने लगेंगी तो उनके मरने से जो अन्य सर्वाइवर होंगे वो भी मरने लगेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा तंत्र, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, और नीचे का जो है पूरा का पूरा सिस्टम मर जाएगा। तो इसके अंदर जो जीव जंतु होंगे वो भी मर जाएंगे। तो इससे ये पूरा का पूरा दूषित हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम ही दूषित हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि, और जब ये मर जाते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फिश किल सिचुएशन या फिर डेड जोन। जब यहाँ पे सब मर जाएंगे तो इस एरिया को बोला जाएगा डेड जोन, ठीक है। तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। ये सारी जो ऊपर की हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जल में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा आ जाती है। तो ऐसे उस जलीय तंत्र का इकोसिस्टम जो है पूरा कोलैप्स कर जाता है यूट्रोफिकेशन के कारण। तो ये हो जाएगा आपका यूट्रोफिकेशन, समझ के रखना, ध्यान से रखना, ठीक है। तो इस प्रकार ये आज के हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। बाकी स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, अचीव सक्सेस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो या मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आता होगा, अच्छा लगता होगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये जो मैं बताता हूँ इससे आपको कोई फ़ायदा भी हो रहा है और कितना हो रहा है, समझ में कैसे आ रहा है, या मेरे को क्या कोई सजेशन है आपकी तरफ से, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।